सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाबुल इल्म को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको बआसानी पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं और 10th क्लास के मैथ्स की बुक में पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलें इसका आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 से कबल कुछ डेफिनेशन है, आप उनको पॉइंट आउट कर लें। सबसे पहले पेज नंबर 2 पे देखें आप अपनी बुक के। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो आपको नजर आएगी वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आप कहाँ से पॉइंट आउट करेंगे? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। यहाँ तक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी जाएगी। उसके बाद आप जनरल फॉर्म की हेडिंग देंगे और जनरल फॉर्म आप कहाँ से लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक आपकी जनरल फॉर्म लिखी जाएगी। फिर आप एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे और एक या दो एग्जाम्पल देंगे ताकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए। फिर आप देखें इसी पैराग्राफ में, इसी टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में आपको नजर आएगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईलाइट हुआ। तो आप उसकी डेफिनेशन भी पॉइंट आउट कर लें यहाँ से। इफ b इज इक्वल टू जीरो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी जाएगी और फिर एग्जाम्पल की हेडिंग देके आप एक या दो एग्जाम्पल भी आप देके इसको मुकम्मल कर सकते हैं। फिर आपका जो अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन जो कई साल पेपर में आ चुके, वैसे तो ये दोनों डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, मगर ये इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीकेकार हैं। तो आपकी बुक में देखें दो तरीकेकार लिखे हुए हैं। एक तरीका लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन और दूसरा तरीका लिखा हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर। लेकिन आप याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं, तीन तरीकेकार हैं। एक फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा मेथड जो आपकी बुक में यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन 1.2 आपकी उसी मेथड से होगी, उसका नाम है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप तीन पे ही टिक करेंगे क्योंकि तीन मेथड्स हैं। और यहाँ अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तीन मेथड्स ही लिख के आएंगे। अगर आप दो लिख के आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। अब हमने जो दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं इनको हम समझते हैं कि हमने इनके बीच क्या लिखा है, इनके दरमियान क्या समझने वाले पॉइंट हैं, इनको समझते हैं। अब सबसे पहले आपकी डेफिनेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को लिखने का, सॉल्व करने का, इसको लिखने का पैटर्न क्या है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है और जो डेफिनेशन आपको पॉइंट आउट करवाई है वही डेफिनेशन आपने लिखनी है। उसके बाद आपने जनरल फॉर्म की हेडिंग देनी है और जो जनरल फॉर्म आपको पॉइंट आउट कराई है वही जनरल फॉर्म आपने इस हेडिंग के बाद में लिखनी है। और फिर आपने एग्जाम्पल, आपको जो एग्जाम्पल सूट करे, आपको जो आसान लगे वो आपने एग्जाम्पल उसमें दे देनी है, तब आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल तस्वर किया जाएगा। बहरहाल आप इसको समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में है क्या। देखें डेफिनेशन को दोबारा पढ़ें। कह रहे एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी। अननोन वेरिएबल क्वांटिटी का क्या मतलब है कि वेरिएबल क्वांटिटी का आपको पता होना चाहिए कि ये अननोन क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स यानी अननोन क्वांटिटी उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जिस मिसाल के तौर पर मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन में देखें, अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स कितने हैं और वेरिएबल्स कितने हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी डेफिनेशन के मुताबिक। तो हम देखते हैं कि वेरिएबल्स कितने हैं। तो आप देखें 0 वेरिएबल है, नहीं 0 कॉन्स्टेंट है। 1 वेरिएबल है, नहीं 1 भी कॉन्स्टेंट है। 3 के साथ ये x वेरिएबल है और ये x स्क्वायर ये भी वेरिएबल है, ठीक है। अब डेफिनेशन के मुताबिक उसने क्या कहा है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब ये देखें हमारे पास दो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर देखें क्या है हमारे पास, वो है 1 और इस वेरिएबल की पावर क्या है, वो है 2। इसका मतलब इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल क्या है, वो यही है x स्क्वायर। इसका मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ जाए उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ डेफिनेशन में। अब जो डेफिनेशन में आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री यानी आपकी डेफिनेशन खत्म हो रही है ना, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इसका क्या मतलब है कि बाज बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती। पेपर में लिखा जाता है कि डिफाइन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, तो वो भूल जाते हैं या फिर उन्होंने गौर नहीं किया होता कि वो कहते हैं ये डेफिनेशन कहाँ से आ गई, ये तो हमने पूरी बुक में नहीं पढ़ी। तो आप जरा गौर करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही दूसरा नाम इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। ये आपकी बुक के सबसे पहला टॉपिक की डेफिनेशन ही यही है।
इसलिए आपको सवाल दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है, क्योंकि बाज बोर्ड में इस तरह भी सवाल आया हुआ है कि डिफाइन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो आपने असल में घबराना नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही दूसरा नाम इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। इसलिए आपने जब भी ये डेफिनेशन इस तरह पूछी जाए तो आपने डिफाइन असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही करना है। बात समझ लग गई। अब हम चलते हैं इसकी जनरल फॉर्म की तरफ, क्योंकि डेफिनेशन यहीं तक थी। जनरल फॉर्म की तरफ चलते हैं। अब जनरल फॉर्म में हमें क्या कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कह रहा है। ये जनरल फॉर्म है, यानी इसी तरह की आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो आप देखें इसमें कोई फर्क नहीं है, ये सेम चीज़ है, ठीक है। लेकिन हमें तो ये पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की होगी, तो जनरल फॉर्म देने का मकसद क्या था उसका। तो आप देखें उसने जनरल फॉर्म के आगे दो कंडीशंस लिखी हुई हैं कि ए 0 नहीं होना चाहिए, सबसे पहले ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ए बी और सी इनका ताल्लुक होना चाहिए रियल नंबर्स से। ये दो कंडीशंस लिखी हुई हैं। असल में इन दो कंडीशंस को समझना है। जो बच्चे जनरल फॉर्म में खाली ये लिखी आएंगे और ये कंडीशन नहीं लिखेंगे उनके नंबर कटेंगे, क्योंकि नंबर इन्हीं कंडीशंस के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली कंडीशन, जो पहली शर्त उसने रखी है, इस पहली शर्त का क्या मतलब है, ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए क्या है। जनरल फॉर्म में देखें ए क्या है, हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उसको ए कहा गया है। अब उसने कंडीशन क्या रखी है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। अब ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए, हमें तो ये भी पता है ना कि ए 0 नहीं होना चाहिए, उसने कह दिया है। लेकिन अगर हम करके देखें कि ए 0 नहीं होना चाहिए, इसके पीछे क्या वजह है, तो हम इसको करके देखते हैं। जनरल फॉर्म में ए की जगह 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब 0 के साथ आपको पता है कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होती है तो वो उसको 0 कर देती है। हमारे पास बाकी के बच गया बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बच गई है। अब आप देखें इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, तो हमें साफ नजर आ रहा है ये x वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है 1। तो हमें अब इस इक्वेशन में पता चल रहा है कि हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल क्या है, x की पावर 1। तो हमने तो डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल जो है उसकी पावर 2 हो तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लेकिन यहाँ तो 1 आ रही है। इसका मतलब अब इसकी सिफ्त चेंज हो गई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी, लेकिन अब ये जनरल फॉर्म किसकी बन गई है, ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसका मतलब a अगर 0 होगा तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी सिफ्त चेंज हो जाएगी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए उसने कहा है कि a 0 नहीं होना चाहिए। और a का क्या मतलब है, a से मुराद के जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है उसके साथ वाला कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो इसका मतलब है कि इक्वेशन की सारी टर्म उसकी सिफ्त चेंज हो जाएगी। बात समझ लग गई। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन में कह रहा है ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए। अब हमें तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अमूमन जिससे भी पूछा जाता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं तो वो हमें यही जवाब देता है जी कि -1 -2 -3 0 1 2 3 ये सारे रियल नंबर्स हैं। या फिर कोई ज़्यादा ही पढ़ा लिखा हो तो वो कहता है जी कि नंबर लाइन में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं ना वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो यार ये देखो ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन रियल नंबर्स की क्या है कि ऐसा नंबर के जिसका हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आए उसको रियल नंबर कहते हैं। सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन दोबारा समझ लें कि ऐसा नंबर कोई भी जिसका हम स्क्वायर लें तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर है उसको रियल नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास है -1, इसका मैं स्क्वायर लेता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है +1। इसका मतलब -1 हमारे पास क्या है, इट्स अ रियल नंबर। बात समझ लगी। दूसरी जगह मैं अगर कोई नंबर लेता हूँ 2, इसका मैं स्क्वायर ले रहा हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 4 +4 आंसर आ रहा है। इसका मतलब 2 हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर लूँ √-8 का, इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ तो अब मेरे पास आंसर क्या आ रहा है -8। अब मेरे पास पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब स्क्वायर रूट -8 क्या है हमारे पास, वो रियल नंबर नहीं है। और आप अच्छी तरह जानते हैं ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर जिनके माइनस आ जाए, माइनस वाला नंबर आ जाए या माइनस वाले टर्म आ जाए तो आप उनको जानते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर्स के साथ अयोटा ऑपरेट होता है। तो आप ये 9th में पढ़ के आ चुके हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन टर्म्स को, इन नंबर्स को सॉल्व करना मुश्किल होता है, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया है। तो यही है रियल नंबर की डेफिनेशन कि ऐसा नंबर के जिसका हम स्क्वायर लें तो आंसर पॉजिटिव आए तो वो रियल नंबर है, और अगर आंसर उसका स्क्वायर लेके नेगेटिव आ रहा है तो वो रियल नंबर नहीं है। सीधी सी बात है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या 0 रियल नंबर है, क्योंकि 0 तो ना तो पॉजिटिविटी शो करता है और ना नेगेटिविटी शो करता है। तो आप हमेशा बात याद रखें 0 न्यूट्रल है लेकिन वो पॉजिटिविटी के साथ ही हमेशा कैरी किया जाता है, तो इसलिए 0 भी रियल नंबर कंसिडर किया जाता है। तो 0 भी रियल नंबर है। अब उसने जो 3 शर्त रखी है, 2 शर्तें रखी हैं, उसकी जो दूसरी शर्त है कि ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए। तो अब रियल नंबर क्यों होने चाहिए, क्योंकि रियल नंबर इसलिए होने चाहिए क्योंकि अगर इक्वेशन में ऐसी टर्म आ गई यानी स्क्वायर रूट -3x² प्लस 5x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो आप अच्छी तरह जानते हैं हम इन चीज़ को सोल्व, इस चीज़ को नहीं कर सकते। इस चीज़ को सोल्व करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप कैलकुलेटर पकड़ें और उस पर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी माइनस वाली वैल्यू लेके देखें तो आपके पास मैथ्स एरर लिखा आएगा। इसका मतलब है कि मैथ्स यहाँ पे मुकम्मल हो गया, यानी मैथ्स को यहाँ पे हल करना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। तो यही बात है कि उसने लिखा हुआ है कि ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए ताकि उनको हल किया जा सके, ताकि उसको आसानी से हल किया जा सके। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए तो उनको आसानी से हल नहीं किया जा सकेगा। यहाँ तक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुकम्मल की हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और आप इसी तरह की कोई, ये तो नहीं बल्कि इस तरह की कोई एक दो एग्जांपल देके आप अपना शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? असल में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही टाइप है। असल में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही टाइप है, लेकिन उसमें क्या कहा गया उसको समझते हैं। देखें, जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब डेफिनेशन में क्या कह रहा है इफ बी इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कह रहा है अगर इस जनरल फॉर्म में बी 0 हो गया। अब बी क्या चीज़ है? बी से मुराद है जो हाईएस्ट पावर से कम वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर से कम पावर वाला वेरिएबल है, उसके साथ वाला कोफिशिएंट। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको कहूँ तो x के साथ वाला जो कोफिशिएंट है उसको उसने b कहा गया है। तो वो कह रहा है अगर b 0 हो जाए तब जो इक्वेशन की सिफ्त चेंज होगी उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब देखते हैं b को 0 करके देखते हैं क्या होता है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस 0x प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये 0x से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 कर देगा, तो ये क्या होगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इस तरह की कोई कंडीशन बन जाएगी, इस तरह की कोई इक्वेशन बन जाएगी b को 0 करने से। अब आप देखें इस कंडीशन में और इस इक्वेशन में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, डेफिनेशन क्या है, इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल अगर 2 हो तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो आप देखें इस इक्वेशन में भी हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आप देखें इस इक्वेशन में भी हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने की क्या ज़रूरत पड़ी है? तो आपको इसको गौर करना है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, एक ही बात है। इसमें हमारे पास तरतीब आ रही है। तरतीब किस चीज़ की आ रही है? x की पावर 2 के बाद x की पावर 1 है और फिर x की पावर 0 है। बात समझ लगी? जहाँ पे कांस्टेंट के साथ x की पावर 0 है, अगर किसी बच्चे को इसका नहीं पता तो वो देखें 1 के साथ x की पावर 0 है, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसके जो आंसर होता है वो 1 होता है, इसलिए 1 के साथ x की पावर 0 हो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे x की पावर 2 है, फिर 1 आई है x की पावर, फिर क्या आई है x की पावर 0। इसका मतलब यहाँ पे तरतीब आ रही है 2 1 0, यही तरतीब आ रही है। लेकिन यहाँ पे तरतीब नहीं आ रही, यहाँ पे x की पावर 2 के बाद डायरेक्ट x की पावर 0 पे आ रहा है, x की पावर 1 यहाँ पे गायब है। तो इसी चीज़ की बिना पर इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया है। बात समझ लग गई? इसी तरह की अगर हम कोई 2-4 एग्जाम्पल इसकी बना लेते हैं, यानी 7x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, एक और एग्जाम्पल बन गई, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसलिए ये मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम्पल्स अपने से दें। जब आप बच्चा एग्जाम्पल्स खुद से देना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि उसको डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब जो आखिरी क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर तो आपसे एमसीक्यूज ही पूछा जाए तब भी आपने 3 पे ही टिक करना है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आपने 3 मेथड से लिख के आने। वो क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दी, दोबारा देख लें कि हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। इसको हाईलाइट करने का असल मकसद यही था क्योंकि ये बुक में आपकी लिखा नहीं हुआ, लेकिन 1.2 एक्सरसाइज जो है वो आपकी इसी मेथड से सॉल्व हो रही है, इसलिए ये एक तरीक़ेकार भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का मेथड भी कंसिडर किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीक़ेकार हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। जी, तो एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले क्या कहा गया है, देखें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका वो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहना चाह रहा है पहले क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि ऐसे सवाल जो आपको नीचे दिए हुए हैं इनको आप हल करें और आप इसमें से पॉइंट आउट करेंगे कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और कौन सी इसकी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो आपको जो पहला जुज है वो है x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, सिंपल सा सवाल है, दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई आपको करवाना आता है, दोनों फैक्टर्स को ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये काम रफ वर्क में करने वाला है, मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ।
एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया है, दोनों की बेस 7 तो पावर जेड हो जाती है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 7 को एक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा 7x, 3 को एक्स से किया 3x और प्लस माइनस माइनस, और 7 को 3 से किया 21 और प्लस माइनस माइनस। तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। ये दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब इसकी जगह सिंपल आप ये इक्वेशन लिख दें, क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 7। ये 7 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, इसको रीअरेंज कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको ऑपरेट कर दें, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को हम मजीद सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो करना था इसको सोल्व करके कर लिया। अब ये इक्वेशन बनी है, अब इस इक्वेशन को देखिए आपके पास क्या पता चल रहा है कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट 0 नहीं है। अगर एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट 0 होता तो इसका मतलब ये प्योर क्वाड्रेटिक होती, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टैंडर्ड लिख लो या जनरल लिख लो, जो मर्जी लिख लो, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अगर आपके पास पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने यहाँ तक नहीं लिख के आना, ये बताना भी है कि कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड है या प्योर क्वाड्रेटिक है। जो बच्चे, मैंने कई पेपर देखे हैं कि उसमें बच्चे यहाँ तक करके आए थे, हालांकि उसने सवाल में पूछा है कि पॉइंट आउट करें, निशानदेही करें, तो यहाँ से निशानदेही नहीं हो रही। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपकी निशानदेही नहीं होगी। इसलिए आपने पूरा शॉर्ट क्वेश्चन लिख के आना है और ये चीज़ बतानी है कि हमारे पास इक्वेशन बनी है, ख्वाह वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ तक आपने लिखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जूज नंबर 2 की तरफ। जूज नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सवाल है, इसको हमने सोल्व करना है। देखें, जब हमारे पास फ्रैक्शन में कोई ना कोई टर्म चली जाए ना, तो उसको सोल्व करने का एक ही मेथड है, एलसीएम मेथड, ठीक है। एलसीएम आसान तरीन मेथड है, वैसे तो उसके कई मेथड हैं कि आप 3 को मल्टीप्लाई करवा दें सारी के साथ, यानी इस तरह करके, लेकिन एलसीएम ही लेना आसान तरीका है। तो आप याद रखें इस बात को कि जब हमारे पास फ्रैक्शन में कोई टर्म्स आ जाएं तो उनको हल करने का आसान तरीन तरीका क्या है, एलसीएम मेथड है। एलसीएम कैसे लेते हैं, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में दो अलग अलग वैल्यूज होती हैं तो उनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सिंपल, तो उसका एलसीएम लिया जाता है। इसका मतलब ये 7 है और ये 3 है, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, तो 7 3 सर क्या होता है 21, एलसीएम लिया गया। अब क्या बाकी करना है, बाकी क्या करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाया इस टर्म के पहले इस टर्म को। उम्मीद है आपको एलसीएम लेना आता होगा, लेकिन जो बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता उनको सिखा रहा हूँ मैं कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से सबसे पहले क्या किया, डिवाइड। इसका मतलब 21 को 3 पर डिवाइड करवाया तो क्या आंसर आया 7। जब आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। 7 आंसर आ रहा है, इसका मतलब 7 को हमने इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया, 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बारी आई माइनस, उसी तरह अब बारी आई इसकी, इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से क्या कराना है, डिवाइड करवाना है, तो हमारे पास क्या आंसर आया 3 को हमने इसी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 3 को मल्टीप्लाई करवाया एक्स के साथ, 3x इज इक्वल टू 1 उसी तरह। अब ये 21 आप यह देखें यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 7 को भी अंदर अपडेट कर दें तो ये क्या बन जाएगा 7x स्क्वायर, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हो जाएगा 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब सिंप्लीफाई इसको करें और रीअरेंज करने साथ साथ, 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28, ये 21 देखें यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास मोस्ट सिंप्लीफाई इक्वेशन बनी है। और अब इसको देखें कि ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जूस नंबर 3 की तरफ। तीसरे जूस में हमें क्या कह रहा है, तीसरे जूस में x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। अब आप देखें दोबारा से क्या चीज आई है,
दोबारा से हमारे पास फ्रैक्शन में ही टर्म्स आ रही हैं, तो फिर आप देखें सिंपल एलसीएम ही होगा इसका भी। और एलसीएम, अच्छा बस बाज़ बच्चे यहाँ पे ये सोचते हैं जी कि वेरिएबल्स वाले फ्रैक्शन में जब टर्म आ जाए हमारे पास उनका एलसीएम कैसे लिया जाए। तो यार मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब एलसीएम लेते हुए जब हमारे पास डिनोमिनेटर में दो मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं उनको हम सिंपल मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स होती हैं तो उनको हम एक दफ़ा लिखते हैं। ये आप 9th में पढ़ के आ चुके हुए हैं। बहरहाल दो मुख्तलिफ टर्म है डिनोमिनेटर में, तो इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1, ये सिंपल इसका एलसीएम लिया गया है। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाया, जब आप इस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास एक्स प्लस वन कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा एक्स, उसको न्यूमिनेटर से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, प्लस उसी तरह डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाया तो एक्स एक्स से कट गया और बाकी क्या बचा एक्स प्लस 1, जब उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब इसको आप यहाँ डिवाइड हो रहा है पूरी चीज़, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक इसको इस तरह करते हैं, पहले मल्टीप्लाई बाद में करवाते हैं ना। ऊपर इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे इसको इसलिए डिवाइड करवाऊँ ताकि वहाँ जाते हुए आसानी हो हमारे लिए। एक्स को अंदर ऑपरेट भी साथ करवाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। अब इसको उधर ले लेते हैं क्योंकि ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है 6 के साथ, जाके वहाँ उधर इक्वल के इस तरफ यानी राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब 6 को भी अंदर प्लेट कराते हैं, मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये क्या हो जाएगा जी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब आप ये पूरी इक्वेशन देखें, यहाँ प्लस हो रही है, इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ, एक्स 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखें ना, ये 2x जब इधर आया तो ये माइनस हो गया, 2x स्क्वायर, ये 2x इधर आया तब ये माइनस हो गया, ये प्लस 1 इधर आया तो ये माइनस हो गया। अब 6 में से 2 निकाले तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये इसमें भी वही चीज़ प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास मोस्ट सिंपलीफाई इक्वेशन बन रही है। और आप इस इक्वेशन को देखें तो ये भी क्या पता चलता है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक हमारा तीसरा जुज भी मुकम्मल होता है। अब हम चलते हैं चौथे जुज की तरफ। चौथे जुज में हमारे पास क्या कह रहा है जी, सवाल हमारे पास है x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका भी आप देखें सिंपल एलसीएम होगा, ये देखें सिंपल एलसीएम देखें, यहाँ भी डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी देखें 1 है, तो इसका मतलब तीनों डिनोमिनेटर में मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। x मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2, 1 को ना भी लिखें तब भी कोई मावत नहीं है, ये एलसीएम लिया गया, बाकी सारा वही काम है। इस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाया, x माइनस 2 कट जाएगा, x बचेगा, उसको ऊपर वाले न्यूमिनेटर से इस वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 4। अब इसकी बारी आई, ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कट गया, क्या बचा, यानी x x से कट गया, क्या बचा x माइनस 2, वो x माइनस 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड कराते हैं तो वही आंसर आता है, इसका मतलब 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये चीज़ देखें सिंपल, ये चीज़ यहाँ क्या हो रही है, डिवाइड, इक्वल के उधर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी, और यहाँ भी अब बाकी जो न्यूमिनेटर में बच रहा है उसको भी अंदर ऑपरेट करवा दें तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 2 का जो स्क्वायर है उसका फॉर्मूला अपन कर लें, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और प्लस 4 उसी तरह x को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ माइनस को आप अंदर अप्लाई करते हैं और ये 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि माइनस अंदर अप्लाई हो रहा है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है तो उसको काटते हैं। ये देखें, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट गया, ये 4x और ये 4x, ये हो जाएगा 8x माइनस ये 4 उसी तरह प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0।
तो ये 8x से कट गया, हमारे पास क्या बच गया 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वैसे तो ये मोस्ट सिंप्लीफाई इक्वेशन है, लेकिन इसको और मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच गया x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ राइट हैंड साइड पर जब 0 से डिवाइड होगा तो वो भी 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास मोस्ट सिंप्लीफाई इक्वेशन क्या आ रही है, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, क्योंकि x² के बाद x की पावर 1 नहीं आ रही, तो ये क्या है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे एक पॉइंट जो बताने वाला है, वो अमूमन बच्चे इसी में गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, यहाँ पे माइनस अंदर अप्लाई कराना भूल जाते हैं। आपको मैंने इसलिए यहाँ पे ये ब्रैकेट लगवाई है, ये ब्रैकेट, ताकि आपको याद रहे, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, ताकि आपको याद रहे कि हमने जो बाहर जो छोड़ी है ना चीज़, उसको अंदर अप्लाई करवाना है। बात समझ लग गई है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे अगर बच्चे होते हैं, तीसरी कर रहे होते हैं और क्या करते हैं जी, माइनस को अंदर अप्लाई करवाना भूल जाते हैं। तो आपने माइनस को अंदर अप्लाई करवाना है, क्यों? क्योंकि अगर आप माइनस को अंदर अप्लाई करवाना भूल जाएंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। माइनस को अप्लाई करवाने से हमारे पास देखें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अगर आप माइनस को अप्लाई नहीं ना करवाएंगे तो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगी, फिर वो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। करके देख लीजिए बेशक, इसलिए आपको ये बातें बताता हूँ ताकि आप गलती ना करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जूज नंबर 5 की तरफ। जूज नंबर 5 जो है उसमें हमारे पास जो सवाल है वो है x+3 डिवाइडेड बाई x+4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 1। अब आप देखें दोबारा वही चीज़ है, दोनों डिनोमीटर में जो टर्म्स हैं वो दोनों मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब एलसीएम में क्या होगा, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे सिंपल, x मल्टीप्लाई बाई x+4, बाकी डिनोमीटर को वही डिनोमीटर से डिवाइड करवाया, x+4 कट जाएगा और x बचा, उसको न्यूमिनेटर से हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, इक्वल माइनस इस डिनोमीटर को जब डिनोमीटर से डिवाइड करवाया तो हमारे पास क्या कट गया, x से कट जाएगा, बाकी क्या बचा x माइनस 5 उसी तरह, और x+4 बचा, उसको ऊपर x+5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इक्वल टू 1 उसी तरह। अब हमारे पास ये इसको हम x को अंदर ऑपरेट करवाते हैं, यहाँ भी x को अंदर ऑपरेट करवाते हैं, और ये जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लाई और नहीं है, इसको खोल लेते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस, दोनों ब्रैकेट को जब आप रफक में सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x² माइनस x माइनस 20 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब ये जो डिनोमीटर में हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं है, x² प्लस 4x जो ये है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बाकी रही बात ये माइनस की, पहले भी आपको बताया ब्रैकेट लगाया करें ताकि आपको याद रहे कि माइनस अंदर अप्लाई करवाना है, ये माइनस को भी आप अंदर अप्लाई करवा दें। x² प्लस 3x ये उसी तरह आगे आप अंदर माइनस अप्लाई करवा दें, माइनस x² प्लस x प्लस 20 और ये x² प्लस 4x। अब देखें क्या कट रहा है, ये x² इस x² से कट जाएगा और हमारे पास क्या बच गया, बाकी 3x और ये x, ये हो जाएगा 4x प्लस 20 इज इक्वल टू x² प्लस 4x। ये टर्म यहाँ पूरी प्लस हो रही है, इधर आके माइनस हो जाएगी, इसको रीअरेंज भी कर दें, x² प्लस 4x ये उसी तरह, ये 4x इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 4x, और वो 20 भी इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये 4x इस 4x से कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, x² माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये मोस्ट सिंप्लीफाई इक्वेशन आ गई हमारे पास, और आपको नजर आ रहा होगा ये कौन सी इक्वेशन बन गई है हमारे पास, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट जूज की तरफ, जूज नंबर 6 की तरफ। जूज नंबर 6 में हमारे पास जो सवाल है वो है x+1 डिवाइडेड बाई x+2 प्लस x+2 डिवाइडेड बाई x+3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। ये भी वही सवाल है, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे एलसीएम लेते हुए। ये हो जाएगा x+2 मल्टीप्लाई बाई x+3। अब वही डिनोमीटर से डिवाइड करवाएंगे हम, तो बाकी क्या बच गया उसको मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि आपको एलसीएम लेना मैंने सिखा दिया है। तो ये हो जाएगा x+1 और x+3। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, डिनोमीटर को डिनोमीटर से डिवाइड करवाया तो हमारे पास x+2 कट जाएगा, बाकी जो बचा उसको न्यूमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, सिंपल ये किया हमने यहाँ पे। तो अब यहाँ डिनोमीटर को डिनोमीटर से डिवाइड करवाया यानी x+3 से कट गया, बाकी के बचा x+2 उसको न्यूमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हो जाएगा x+2 का स्क्वायर इक्वल टू 25 ओवर 12।
अब हम इसको भी ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं और ये ब्रैकेट्स को भी नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई जब आप करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस x² प्लस 4x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। ऊपर आप मजीद सिंप्लीफाई करवाएं, x² प्लस x² ये हो जाएगा 2x², 4x प्लस 4x ये हो जाएगा 8x, 3 और 4 ये हो जाएगा, यानी प्लस कर रहे हैं तो उसके पास आंसर क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाय x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अब आप देखें इक्वल के जब दोनों तरफ दो फ्रैक्शन हमारे पास आ रही हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसका एक ही हमारे पास मेथड है, उसको हम करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये देखें ना, इक्वल के अगर इस तरफ भी कोई फ्रैक्शन आ रही हो और इक्वल के इस तरफ भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन आ रही हो, उसको हमने सिंप्लीफाई करना हो तो हमारे पास एक ही मेथड है। वो मेथड क्या है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, उम्मीद है आपको पता होगा। देखें क्या मेथड होता है कि इक्वल के एक तरफ का न्यूमिनेटर इक्वल के दूसरी तरफ के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और बाकी जो बचता है यानी इक्वल के इस तरफ का न्यूमिनेटर वो इक्वल के दूसरी तरफ के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। सिंपली यही होता है एलसीएम में, यानी 12 को हमने इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, 25 को हमने इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। सिंपल हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी मल्टीप्लाई करवाने से, यानी सिंपल है मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको 25 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2x² प्लस 8x प्लस 7। अब 25 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास क्या आंसर आएगा 25x² प्लस 125। मैं ज़रा कैलकुलेटर पे इसको सोल्व करता हूँ जी। 125x प्लस 25 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 150 इज इक्वल टू 12 2 24x², 12 8 हमारे पास होता है प्लस 96x, और 12 7 हमारे पास होता है प्लस 84। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जी, इक्वल के इस तरफ ये देखें सारी प्लस हो रही है, इक्वल के इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा 25x², ये 24x² यहाँ प्लस हो रहा था इधर आके हो गया माइनस, माइनस 24x² प्लस 125x उसी तरह प्लस में, ये प्लस 96 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 96x प्लस 150 उसी तरह, और 84 यहाँ प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 84 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरी इक्वेशन को इधर प्लस में भी ले आया हूँ, यानी इस पूरी इक्वेशन को इस तरह प्लस में भी ले आया हूँ, और साथ ही मैंने तरतीब भी लगा दी है, यानी x² को x के साथ कर दिया है, x को x के साथ कर दिया और कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठे कर दिया है। सवाल का बाकी का पोर्शन मैं इधर सोल्व करता हूँ। देखें 25x² में से माइनस 24x² निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल x²। 125x में से हम जब निकालेंगे माइनस 96x को तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा जी हमारे पास प्लस 29x, क्योंकि प्लस बचेगा क्योंकि साइन जो है हमारे पास वो बड़ी रकम के साथ है। उसके बाद 150 में से माइनस करेंगे माइनस 84 को तो हमारे पास क्या आंसर आएगा प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ये हम आपके पास जो है मोस्ट सिंप्लीफाई इक्वेशन बन रही है, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास मोस्ट सिंप्लीफाई इक्वेशन आ रही है। तो आप इसी इक्वेशन को देखें कौन सी इक्वेशन है, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक आपका यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 6 के 6 जो कंप्लीट मुकम्मल हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर ले, मैं आपको आपके जवाब दिया करूँगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।